बिस्मिल्लाह। सर जी, मैंने ना आपको 4 बातें चैप्टर 18 में मेजर थी वो बतानी थी, और उसके बाद मैंने आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ाने हैं बेसिकली। आज 4 बातें जिनका ताल्लुक न्यूमेरिकल से था वो मैंने आपको कल ही कहा था कि मैं आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहली बात थी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। हाँ भाई, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट ये क्या होते हैं, कब इशू होते हैं, और इसका सेल्स टैक्स से क्या लेना देना है, इसको देखते हैं। सर जी, जब आपने सेल की तो एंट्री की डेबिट, डेटर, क्रेडिट, सेल्स, और जब सेल्स रिटर्न हो गई तो क्या एंट्री की? डेबिट, सेल रिटर्न, क्रेडिट, डेटर। आपने आपने डेटर को क्रेडिट किया और क्रेडिट नोट इशू किया। जो डेटर को क्रेडिट करता है वो क्रेडिट नोट इशू करता है। ये बात तो आप समझ गए। आपने हाँ, ये जो डेटर को क्रेडिट करता है वो क्रेडिट नोट इशू करता है। ये बेसिकली क्रेडिट नोट वाली बात है। डेबिट नोट की बात सुन लो। डेबिट परचेजेस, क्रेडिट क्रेडिट। जब परचेज रिटर्न की तो क्या किया? डेबिट, क्रेडिट, डेबिट क्रेडिटर, क्रेडिट परचेज रिटर्न। आपने क्रेडिटर को क्या कर दिया है? आपने क्रेडिटर को क्या कर दिया है? डेबिट कर दिया है। तो क्या इशू करेंगे? डेबिट नोट इशू। बस, परचेजेस की बात हो रही है और डेबिट नोट का मतलब है परचेज रिटर्न, यानी परचेजेस को कम करना है। और सेल्स की बात आ रही है तो क्रेडिट नोट का इशू है सेल रिटर्न, यानी सेल को कम करना है। जब सेल को कम करेंगे, वैल्यू सप्लाई कम होगी तो सेल्स टैक्स कम, आउटपुट टैक्स कम होगा। जब परचेजेस पे डेबिट नोट की बात आ रही है तो परचेजेस को कम करेंगे तो उससे इनपुट टैक्स कम होगा। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये बच्चों को अक्सर इसमें दिक्कत आती है, तो मैंने सोचा था मैं रिविजन क्लास में बड़ी डिटेल से बता दूं, लेकिन बात यहां पर ख़त्म नहीं होती। बात यहाँ पर इसलिए ख़त्म नहीं होती कि बाज़ औक़ात आप अपने डेटर को सेल करते हैं और उससे कहते हैं कि कीमत बढ़ गई तो मैं तुम्हें भी कीमत बढ़ा दूंगा। कीमत बाद में बढ़ गई तो आप जब अपने डेटर को बढ़ाना चाहते हैं तो क्या इशू करते हैं? डेबिट नोट इंक्रीज करते हैं डेटर को। जब आप अपने डेटर को बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करते हैं? डेबिट नोट इशू करते हैं। जब आप अपने डेटर को जब आप अपने क्रेडिटर को बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करते हैं? क्रेडिट नोट इशू करते हैं क्रेडिटर को बढ़ाने के लिए। वो मुश्किल तो नहीं लग रहा? ये स्टोरी है। आप डेटर को डेबिट करते हैं, यानी डेटर को कम करना है तो क्रेडिट नोट, डेटर को बढ़ाना है तो डेबिट नोट। क्रेडिटर को कम करना है तो डेबिट नोट, क्रेडिटर को बढ़ाना है तो क्रेडिट नोट। ये सारा कुछ इसमें मैंने अब आपको बता दिया। एक काम की बात यह कि ये नोट ओरिजिनल इनवॉइस के
जो ओरिजिनल इनवॉइस की डेट होती है ना, इसके 180 डेज के अंदर अंदर इशू होना चाहिए। डेबिट या क्रेडिट नोट 180 डेज के अंदर अंदर इशू हो जाना चाहिए, वरना इसको नहीं माना जाता, वरना इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। जिस तरह पेमेंट 180 दिन के अंदर अंदर हो जानी चाहिए, इस तरह डेबिट या क्रेडिट नोट भी 180 दिन के अंदर अंदर इशू हो जाना चाहिए। ये थी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की डिस्कशन, आपके साथ कर ली। आगे चलते हैं और अगली डिस्कशन करते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स। डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स, अगर गुड्स को डिस्ट्रॉय करना है, खुद डिस्ट्रॉय करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एफपीआर के बंदे के सामने उस गुड्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, जो कम से कम क्या होना चाहिए, रैंक क्या होना चाहिए, असिस्टेंट कलेक्टर। देखें सर जी, असिस्टेंट कलेक्टर, देखिए सर जी यही लिखा हुआ है, असिस्टेंट कलेक्टर होना चाहिए। इसके सामने आप चीजों को डिस्ट्रॉय करेंगे। जब इसके सामने करेंगे तो उसका फायदा क्या होगा? आउटपुट चार्ज नहीं होगा, लेकिन उससे उन आइटम से रिलेटेड इनपुट भी क्लेम नहीं कर सकेंगे। और अगर आपने असिस्टेंट कलेक्टर की मौजूदगी से फायदा ना उठाया तो क्या होगा? आउटपुट चार्ज होगा और इनपुट भी क्लेम होगा, ये नॉर्मल हो जाएगा। ये डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स की बात। डेबिट नोट क्रेडिट नोट डिस्कस हो गया, डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स की बात आ गई। सर आपने इनपुट टैक्स क्लेम करना है, कब? जब सप्लाई हो गई है, सप्लाई हो गई है और दूसरा सबूत मौजूद है। सबूत क्या हो सकता है? इनवॉइस जो आपके नाम पर हो, जिस पर आपका नाम और सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हो। दूसरा बिल, भैया बिजली और गैस का बिल है ना, उस पर भी आपका नाम और सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर। तीसरा इंपोर्ट डॉक्यूमेंट, गुड्स डिक्लेरेशन, जिस पर आपका नाम और सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर। चौथा इनवॉइस, बिल, इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, और चौथा क्या है? चौथा क्या है सर जी? ऑक्शन, तो ट्रेजरी चालान। और पांचवी क्या चीज है भाईजान? आप इनपुट टैक्स सिर्फ तब क्लेम करेंगे सिर्फ तब क्लेम कर सकते हैं जब सेलर ने आउटपुट टैक्स डिक्लेयर कर दिए और जमा करवा दिया अपनी रिटर्न में।
इनपुट टैक्स कब क्लेम करना है, ये बात आपको बताइए। जब सप्लाई हो गई और सबूत मौजूद है, इनवॉइस है तो उसका, बिल है तो उसका, इंपोर्ट है तो उसका, सिर्फ तब क्लेम कर सकते हैं जब सेलर ने ये किया। ये सारी बातें सर मैं आपको चैप्टर 18 से बता रहा हूं। बस आज दिमाग में आया कि यार मैं आपको क्रेडिट नोट डेबिट नोट बता दूं, उधर लाइनें पढ़ाने से बेहतर है कि कॉन्सेप्ट बता दूं, जो कि पेपर में लाइनें नहीं आनी, पेपर में कॉन्सेप्ट आना। फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स की बात थी, ये भी ऐसी। फिर इनपुट टैक्स का आखिरी बात जो आपको मैंने पढ़ानी है, जिसके बाद मैं न्यूमेरिकल की तरफ आ जाऊंगा, वो आखिरी बात आपको कराने लगा। आखिरी बात क्या है पता है? आखिरी बात ये स्लाइड नहीं खोली हुई थी भाई, चले रहने दीजिए। आ गई आखिरी बात है, किन किन चीजों पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते, और उसी के अंदर ये पोर्शनमेंट वाली बात भी है। किन किन चीजों पर इनपुट टैक्स क्लेम सर जी बड़ी ध्यान से, जिस तरह इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस हैं और वो आपको पता है लाजमी तौर पे न्यूमेरिकल में आने होते हैं, इसी तरह इनपुट टैक्स इनएडमिसिबल है, ये भी लाजमी तौर पर न्यूमेरिकल का हिस्सा होता है। सर जी वो गुड्स जिन पर आपने इनपुट टैक्स पे किया और वो टैक्सेबल गुड्स को बनाने में इस्तेमाल ही नहीं हुई, तो उस पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा। दूसरा, गुड्स जिन पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाता है उसका इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होता। तीसरा, गुड्स जिनके बारे में बोर्ड कह दे कि इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होना, उस पर भी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा। चौथा, गुड्स जिनके हवाले से सेल्स टैक्स नॉट बीन डिपॉजिटेड इनटू द गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट नहीं होता। पांचवा, फेक इनवॉइसेस। छठा, purchases made by the registered person in case he fails to provide information relating to his import, purchase and sales। परचेजेस जो कि रजिस्टर्ड पर्सन को की जाती है, इन केस ही फेल्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इंपोर्ट, परचेज एंड सेल। परचेजेस जो कि रजिस्टर्ड पर्सन करता है, अगर वो फेल हो जाए प्रोवाइड करने में इंपोर्ट और परचेजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अ डिस्क्रिपेंसी इज इंडिकेटेड बाय क्रस्ट। परचेजेस जिसके वाले से क्रस्ट ने डिस्क्रिपेंसी शो कर दी। परचेजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अ डिस्क्रिपेंसी इज इंडिकेटेड बाय क्रस्ट। सर क्रस्ट ने दिखा दिया इनपुट हो रहा है और आउटपुट हो रहा है, तो फिर आप इनपुट क्लेम नहीं कर सकेंगे। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं है, इनपुट क्लेम नहीं कर सकेंगे। अगर इनवॉइस फेक है, इनपुट क्लेम नहीं कर सकेंगे। अगर वो सेल्स टैक्स जिससे आपने चीजें खरीदी उसने एफबीआर को नहीं दिया, इनपुट क्लेम नहीं कर सकेंगे। अगर बोर्ड कह दे इनपुट क्लेम नहीं कर सकेंगे। वो आइटम जिस पे एक्स्ट्रा टैक्स होता है, इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेंगे। और वो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोडक्शन जिनको इस्तेमाल नहीं किया जाता टैक्सेबल गुड्स बनाने में, उस पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेंगे। और अगली बात, वो गुड्स एंड सर्विसेज जिनका ताल्लुक टैक्सेबल सप्लाई से नहीं होता, इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेंगे। सर गुड्स एंड सर्विस एक्वायर्ड फॉर पर्सनल, आपने जाती इस्तेमाल के लिए जो चीज़ ली है, तो फिर तो आप एंड कंज्यूमर हो गए ना, फिर आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेंगे। एक पास पेपर में सवाल है, वो कहते हैं आपने रॉ मटेरियल खरीदा है
और रॉ मटेरियल जो है वो किसने मांग लिया, आपके पास एक एम्प्लॉय ने मांग लिया, आपने रॉ मटेरियल उसको दे दिया, तो आपने नॉन बिजनेस यूज कर लिए, इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। आपने रॉ मटेरियल खुद जाती तौर पे इस्तेमाल कर लिया, इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। आपने सिर्फ बिजनेस में इस्तेमाल किया है और बिजनेस में भी सिर्फ टैक्सेबल गुड्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किया, तो उसका इनपुट टैक्स क्लेम करें। समझ गए जी? अगली बात सुनो, वो आइटम्स जो बिल्डिंग का हिस्सा है, सर जरा सोचना शुरू करते हैं। ईंटें, बजरी, सीमेंट, रेत, सरिया, ये तो आ गया ग्रे स्ट्रक्चर। ग्रे स्ट्रक्चर आ गया, पेंट करवा दें, अब इसको पेंट करवा दिया। लकड़ी का काम करवा दें, लकड़ी का काम करवा दिया। टाइलें लगवा दें, फर्श बना दें, वॉशरूम बनवा दें, सैनिटरी का सामान लग गया। सर ये सारी आइटम जो के बिल्डिंग के साथ जुड़ जाती हैं, उन पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होता। वो सारी आइटम जो बिल्डिंग के साथ जुड़ जाती हैं, एक तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। सर अब आगे चलो, इलेक्ट्रिक एंड सैनिटरी फिटिंग। सर ये पाइप आ रहे हैं, पानी का, गैस का, वायर्स आ रही हैं, तारें आ रही हैं, केबल्स आ रही हैं, ये सारी चीजों पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होता, सिवाय उस बंदे के जो कि तैयार छतें बेच रहा है। प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग, एक बंदा तैयार छतें बनाकर बेचता है, तो वो तैयार छतें बनाने के लिए सरिया सीमेंट वगैरह इस्तेमाल करता है, फिर उसको बेच देता है, वो तो इनपुट टैक्स क्लेम करेगा, लेकिन बाकी नहीं करेंगे। एक बंदे का काम ही सीमेंट का है, वो सीमेंट खरीदता है और सीमेंट बेच देता है, उसके वजह से भी क्या है, वो इनपुट टैक्स क्लेम करेगा, वो इनपुट टैक्स क्लेम करेगा। वैसे आपको बताता चलूं, सीमेंट जो है ये खुद एक थर्ड स्केजुअल आइटम है। गाड़ियां, एसी, कुर्सियां, मेज, गीजर, ऑफिस इक्विपमेंट्स, ये सारी चीजों पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होता। हाँ, एक इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर है, इस पर इनपुट टैक्स क्लेम होता है। Services in respect of which input tax adjustment is barred. Services जिसके हवाले से इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट क्या कर दी गई है, रोक दी गई है, तो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा। वो एग्रीकल्चर मशीनरी या इक्विपमेंट जिसके हवाले से 7% सेल्स टैक्स लगा है, वो इंपोर्ट या परचेज ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी और इक्विपमेंट सब्जेक्ट टू 7% सेल्स टैक्स। Goods and services which at the time of filing of return by the buyer have not been declared by the supplier in his return, or he has not paid amount of tax due as indicated in the return. So goods or services जिस पर at the time of filing of return by the buyer has not been declared by the supplier in his return, or he has not paid amount of tax due as indicated in the return. Goods and services जो at the time of filing of return by the buyer has not been declared by the supplier. सर जी आपने जिससे चीजें खरीदी और आपने उसका इनपुट क्लेम किया, तो जिससे आपने खरीदी थी उसने आउटपुट जमा ही नहीं कराया हुआ था। सर जिससे आपने चीजें खरीदी हैं उसको चाहिए कि वो अपनी रिटर्न के अंदर ये सेल शो भी करे और वो वाला आउटपुट जमा भी कराए, फिर उसके बाद जब आप इनपुट क्लेम करेंगे तो आपको इनपुट एडजस्टमेंट मिलेगी। लेकिन अगर जिस बंदे से आपने खरीदा उसने ही आउटपुट जमा नहीं कराया या उसने ही अपनी रिटर्न में आज सेल ही शो नहीं की, तो आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेंगे। इंपोर्ट ऑफ स्क्रैप ऑफ कंप्रेसर, कंप्रेसर के स्क्रैप की इंपोर्ट पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा। इनपुट टैक्स एट्रीब्यूटेबल, सर जी अब अगली बात,
वो कहता है जितने परसेंट सेल्स अनरजिस्टर्ड पर्सन को करेंगे उतने परसेंट इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा। जितने परसेंट सेल्स अनरजिस्टर्ड पर्सन को करेंगे उतने परसेंट इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा। जितने परसेंट सेल अनरजिस्टर्ड पर्सन करेंगे उतने परसेंट इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा। और अगली बात है कि अगर एक बंदा टैक्सेबल गुड्स भी बेचता है, एग्जेम्प्ट गुड्स भी बेचता है और जीरो रेटेड गुड्स भी बेचता है और वो जो परचेजेस करता है वो मुश्तरका करता है तो फिर अपोर्शनमेंट होगी, फिर अपोर्शनमेंट होगी। तो जितने परसेंट परचेजेस, जितने परसेंट सेल टैक्सेबल गुड्स की होगी उतने परसेंट इनपुट क्लेम करेंगे, जितने परसेंट परचेज एग्जाम्प्ट की होगी उतने परसेंट उसको इग्नोर करेंगे और जितने परसेंट सेल जीरो रेटेड की होगी उतने परसेंट रिफंड मिलेगा। सर जी बस ये ही इसकी डिस्कशन थी। मैं चाहता हूं आपको एक सवाल करवा दूं अपोर्शनमेंट की डिस्कशन कराते हुए। अगर मैं आपको ये वाली बात करा दूं, जी आ जाए भाई। सर जी अपोर्शनमेंट, अपोर्शनमेंट क्या होता है? सर जी फॉर एग्जांपल आपने परचेजेस की हैं 1,00,000 रुपए की, आपने परचेज की हैं 1,00,000 रुपए की, उस पर इनपुट टैक्स पे किया है 18,000। परचेज किया है 1,00,000 रुपए की, उस पर इनपुट टैक्स कितना पे किया है? 18,000। परचेजेस 1,00,000 रुपए की, उस पर इनपुट टैक्स 18,000 रुपए की। और ये परचेज क्या किया था आपने? ये परचेज किया था आपने केमिकल आम को पकाने के लिए। आम को पकाने के लिए केमिकल आपने खरीदा था 1,00,000 रुपए का और 18,000 रुपए का क्या किया है? उस पर टैक्स पे किया। अच्छा ये जो आम थे ये आपने 3 जगह पे इस्तेमाल किए। एक ये आम इस्तेमाल किए मैंगो बेचने में, यानी राइप करके मैंगो बेचने में, लोकल सेल। अब आपको पता है जो लोकल मैंगो बेचते हैं वो एग्जेम्प्ट होते हैं। और दूसरा आपने क्या किया था? मैंगो जूस बनाया था। आपको पता है जो मैंगो जूस बनता है वो क्या होता है? वो टैक्स। और तीसरा आपने क्या किया था? मैंगो एक्सपोर्ट किया था। एक्सपोर्ट क्या होता है? अब आपने जो मैंगो को पकाने के लिए केमिकल खरीदा और उस पर सेल्स टैक्स दिया। मुझे ये पता है कि ये सेल्स टैक्स जो है 18,000 रुपए का, इसका इनपुट क्लेम होगा, इसका रिफंड निकलेगा या ये एग्जेम्प्ट होगा? तो भाई बात ये है कि चूंकि ये मुश्तरका खरीदा था तो ये फिर तीनों पे तकसीम होगा, यानी जितने परसेंट सप्लाईज एग्जेम्प्ट किया है, जितने परसेंट सेल एग्जेम्प्ट की है उतने परसेंट इग्नोर करेंगे, जितने परसेंट टैक्सेबल है उतने परसेंट इनपुट क्लेम करेंगे, जितने परसेंट एग्जेम्प्ट है उतने परसेंट जितने परसेंट जीरो रेटेड है उतने परसेंट रिफंड मिलेगा। तो भाई इसको इग्नोर करना था।
इसको क्लेम करना था और इसको रिफंड। समझ गए? अच्छा जी, 1 2 3 ये तीनों बातें मैंने कर ली। एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स से 8 लाख की सेल थी। सेल्स कितनी थी? 8 लाख की सेल थी एग्जेम्प्ट की, 4 लाख की सेल थी मैंगो जूस की, और 6 लाख की सेल थी एक्सपोर्ट। अब आप ये बताइए कि इस 18,000 का क्या होगा। वो कहता है भैया 8 लाख यानी एग्जाम सप्लाईज डिवाइडेड बाय टोटल सप्लाईज। टोटल कितना बन गया? 18 लाख मल्टीप्लाई बाय 18,000 जी, कितना बन गया? 8 लाख डिवाइडेड बाय 18 लाख मल्टीप्लाई बाय 18,000 जी। 8,000 का जो इनपुट टैक्स है इसको तो हम इग्नोर कर देंगे। इसी तरह ही 4 लाख डिवाइडेड बाय 18 लाख मल्टीप्लाई बाय 18,000 जी। 4,000 इसको हम क्या करेंगे? इनपुट क्लेम करेंगे। और 6 लाख डिवाइडेड बाय 18 लाख मल्टीप्लाई बाय 18,000। ये कितना बन गया? इसका क्या हो जाएगा? वो मेरा पॉइंट समझ आया है? बात यहां पे खत्म नहीं कर रहा, क्योंकि सबसे अहम पॉइंट और सबसे बारीक पॉइंट पूरे सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल में ये है, अपोर्शनमेंट। सबसे ज्यादा बच्चे इसमें गलतियां करते हैं। अच्छा, अब जरा अगली बात सुनो। अगर वो कह देता कि जो आम पकाए हैं ना वो सिर्फ टैक्सेबल और जीरो रेटेड पकाए हैं, यानी एग्जेम्प्ट लोकल सेल करने के लिए आम को पकाने की जरूरत पड़ी ही नहीं है, तो फिर क्या करते? तो फिर ये जो 18,000 रुपए का इनपुट टैक्स होता वो इन दोनों पे तकसीम होता। कैसे करते? हम इन दोनों को टोटल करते, ये बनता 10 लाख, और फिर 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 18। यार मेरा पॉइंट पिक कर रहे हो? इस तरह से इनपुट टैक्स क्लेम करते। और अगर वो कह देता कि ये सारे के सारे सिर्फ लोकल के लिए इस्तेमाल हुए हैं, तो फिर बहस ही खत्म हो जाती। फिर ये कॉमन में शामिल ही ना होता, बल्कि ये सारे का सारा इग्नोर ही हो जाता। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अपोर्शनमेंट की वर्किंग थोड़ी ध्यान से करनी होती है बेटे। अपोर्शनमेंट की वर्किंग थोड़ी ध्यान से करनी होती है। बस ठीक है, बैठे। सर क्या मैं आपको अपोर्शनमेंट समझा पाया? यस और नो? लो सर। अच्छा जी, अब आगे चलता हूं। सर मैं आपके साथ सेल्स टैक्स का फॉर्मेट डिस्कस करना है और उसके बाद लेटेस्ट अटेम्प्ट का न्यूमेरिकल कराना। सबसे पहले सेल्स टैक्स के फॉर्मेट में क्या होता है? फिर उसके बाद इनपुट टैक्स, और उसमें लिखेंगे लोअर ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड फॉर द पीरियड। इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ? 90% ऑफ
आउटपुट के साथ। इन दोनों में से कौन सा ले लेंगे? जो लोअर होगा वो ले लेंगे। ठीक हो गया? आउटपुट में से ये लेस कर दिया। फिर क्या आ गया? इनपुट टैक्स ऑन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, ये लेस किया। जब आप यहां तक पहुंच जाएंगे तो आपने यहां पर रुक के देखना आंसर माइनस है या प्लस है। अगर आंसर आया प्लस में तो यहां पर ऐड कर देंगे फर्दर टैक्स एट द रेट ऑफ 4%। और अगर आंसर आया माइनस में तो यहां पर माइनस की फिगर लिख देंगे, सेल्स टैक्स रिफंडेबल, और फिर ये वाला फर्दर टैक्स इधर आ जाएगा। ठीक हो गया? नीचे दो चीजें आनी है, कौन सा? इनपुट टैक्स कैरिड फॉरवर्ड, और दूसरा इनपुट टैक्स कैरिड फॉरवर्ड, तो दूसरा एक्सपोर्ट रिफंड। वर्किंग की बात करूं तो सबसे पहले आती है वर्किंग नंबर 1। वर्किंग की बात करूं तो सबसे पहले आती है वर्किंग नंबर 1। रजिस्टर्ड बंदे को जितना बेचा, अनरजिस्टर्ड को जितना बेचा, प्लस माइनस एडजस्टमेंट किया, ये फाइनल आ गया। उस पे क्या कर देंगे? टैक्स एट द रेट ऑफ 18%। वर्किंग नंबर 2 क्या है? इनपुट टैक्स। जी, इसमें तो सिर्फ रजिस्टर्ड ही आना है, अनरजिस्टर्ड तो आना ही नहीं। फिर एडजस्टमेंट्स की, ये फाइनल आ गया, टैक्स एट द रेट ऑफ 18%। वन और 2। फिर उसके बाद आ गया वर्किंग नंबर 3। वर्किंग नंबर 3 थी इनपुट टैक्स ऑन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, टैक्स एट द रेट ऑफ 18%। जब ये तीनों हो गए तो वर्किंग नंबर 4। वर्किंग नंबर 4 काफी सीरियस वर्किंग होती है। इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। कौन सी? एडजस्टेड। यहां पर लिखेंगे टैक्सेबल, यहां पर लिखेंगे एग्जेम्प्ट, यहां पर लिखेंगे जीरो रेटेड। दूसरे नंबर पे क्या करना था? कॉमन इनपुट टैक्स। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे भाई पूरा फॉर्मेट मैंने आपके सामने बिछा दी है। काम की बात सुनो,
सवाल को हल कैसे करना है, अब मैं उस तरफ आ रहा हूं। मैक्सिमम चीजें ये है मैंने आपके सामने लिख दी है। सवाल को हल कैसे करना है, एक बार सवाल को इनिशियली पूरा रीड करना है और उसके बाद आपने वर्किंग यहां से शुरू करनी है। सबसे पहले आउटपुट टैक्स फाइनल करना, फिर उसके बाद इनपुट टैक्स फाइनल करना है, फिर उसके बाद प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट पे टैक्स फाइनल करना है, और फिर यहां पर जब ये सारी चीजें फाइनल हो जाएंगी, ये 3 स्टेप पर सारी चीजें फाइनल हो जाएंगी, तो आपकी सारी एडजस्टमेंट्स कवर हो चुकी होंगी। आपने इनिशियल रीड करते हुए इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, ओपनिंग बैलेंस, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट के बारे में एडजस्टमेंट है, सबको हाईलाइट कर लेना। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? वो सब करने के बाद फिर आपने क्या करना है, ये पहला स्टेप है, उसको हाईलाइट किया। पहला स्टेप है, सिर्फ रीड किया और उसको हाईलाइट कर लिया कि आपको पहली बार पढ़ के भी कुछ पेपर पे हल कुछ नहीं किया, सिर्फ सवाल ध्यान से पढ़ा तो पता चल गया इनपुट की कौन सी एडजस्टमेंट, आउटपुट की कौन सी एडजस्टमेंट है, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट की कौन सी एडजस्टमेंट है, ब्रॉड फॉरवर्ड कितना। ये सारी चीजें आपको इनिशियल रीडिंग के बाद अगर पता चल गई तो शाबाश। उसके बाद आपको एक खाका बन गया कि यार इसमें सवाल में है क्या क्या। अगर आप बिल्कुल क्लियर है कि इस सवाल में क्या क्या है तो फॉर्मेट बनाए, वरना फॉर्मेट ही ना बनाए। पहला सवाल लिखे, आउटपुट टैक्स लिखे और अगले सफे पर आ जाए और आउटपुट टैक्स की वर्किंग शुरू कर दें, इनपुट टैक्स की वर्किंग करें। जब आप प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट की वर्किंग खत्म करेंगे तो आपकी सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी होंगी, और सारी एडजस्टमेंट होगी जो हो चुकी और आपने ये तीनों कर ली। उसके बाद अपॉर्शनमेंट करें। जब अपॉर्शनमेंट, ये देखिए अपॉर्शनमेंट करेंगे तो ये वाली इनपुट टैक्स की फिगर इधर आ जाएगी, ये वाली इनपुट टैक्स की फिगर इधर आ जाएगी, और सिंपल अपॉर्शनमेंट के प्रोसेस से आप ये निकाल लेंगे। जब ये हो जाएगा तो फिर आप फाइनली क्या करेंगे, फाइनल फॉर्मेट पे आ जाएंगे, आउटपुट टैक्स को ले जाएंगे, ये ब्रॉड फॉरवर्ड गिवन होगा, ये फॉर द पीरियड कहां से आ जाएगा, यहां से फॉर द पीरियड आ जाएगा। इन दोनों को देखेंगे 90% लेकर, अगर ये लोअर, अगर ये 90% वाला है तो फौरन क्या हो जाएगा, कैरिड फॉरवर्ड आ जाएगा। इनपुट टैक्स ऑन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट यहां पर आ जाएगा। फर्दर टैक्स कैलकुलेट करने का आंसर प्लस आ गया तो फर्दर टैक्स ऊपर लिख के पेबल निकाल लें, यहां पे लिख दूं सेल्स टैक्स पेबल भी। अच्छा जी, सेल्स टैक्स रिफंडेबल, अगर रिफंडेबल है तो वो लिखा फर्दर टैक्स 4% ले लिया, और ये जो दोनों हैं जीरो रेटेड, सर ये है ना जीरो रेटेड, इन दोनों को जमा करें और इसको कहां पर प्लेस कर दें, आपका न्यूमेरिकल हल हो जाएगा, आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं। पिछली बार का न्यूमेरिकल अच्छा न्यूमेरिकल था। करते हैं सर। लेटेस्ट अटेम्प्ट का न्यूमेरिकल है। मेरी आदत है कि मैं जब रिवीजन क्लास करा रहा होता हूं तो मैं सारे न्यूमेरिकल जो लेटेस्ट अटेम्प्ट में आए हैं वो तब कराता हूं, ताकि एक बार ये चेक हो जाए कि भाई कहां तक पहुंचे हो, अपने आप को असेस करो। हाथ ठीक हुआ नहीं है सही तरह, पट्टी है ना सर में वो स्टिफ है अभी भी। सर जी आपको न्यूमेरिकल निकालना चाहिए, बस मैं कर लेता हूँ। बस ठीक है सर जी,
इधर आ जाएं, आपके साथ मैं न्यूमेरिकल पढ़ूंगा और आप समझे कि मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर, मेरे पास स्क्रीन है, आंसर शीट मेरे पास वो बोर्ड है। कैसे करना है देखते हैं। Bilal and Son is registered under the Sales Tax Act 1990 as a manufacturer and exporter. The accountant of BS has prepared the following computation of sales tax liability for the month of फरवरी 2025। इनपुट टैक्स की बात कर रहे हैं। इनपुट टैक्स में वो 2900 18%। फिर क्रस्ट ने डिस्क्रिपेंसी शो कर दी है, इसका तो इनपुट टैक्स क्लेम। रॉ मटेरियल परचेज फ्रॉम सलमान अहमद, नोट नंबर 1, कब परचेज किया? 5 फरवरी को। 10 फरवरी को पता चला कि सलमान अहमद तो क्या हो गया है, सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंडेड पर्सन से अगर आपने कुछ खरीदा हो तो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं सर। हालांकि 5 फरवरी को चीजें खरीदी और 10 को वो सस्पेंड हुआ है। सर जी चाहे सस्पेंड पहले हुआ या बाद में हुआ, सस्पेंडेड पर्सन की इनवॉइस पे इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होता। बिल्डिंग मटेरियल परचेज किया हेड ऑफिस के लिए, पता होना चाहिए बिल्डिंग मटेरियल पे इनपुट अभी पढ़ाया है, इनपुट टैक्स क्लेम। अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेजेस किए हैं, नहीं होना। मशीन परचेज की है, ये क्या है? ये तो पीपीई पर ले जाइए। आउटपुट टैक्स की बात करने लगा हूं। टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, ओके। टैक्सेबल सप्लाईज टू एसोसिएट, 30% डिस्काउंट दिया हुआ है, हमने इसको पूरी वैल्यू पर लेके आना है। इंश्योरेंस क्लेम फॉर रॉ मटेरियल डिस्ट्रॉयड, अच्छा ठीक है, भी सप्लाई है। एडवांस रिसीव फ्रॉम गुड्स डिलीवर्ड टू बी डिलीवर्ड टू हमीद, एडवांस वसूल कर लिया है, पैसे आ गए हैं, गुड्स डिलीवर कर दें, अवेलेबल हो जाए, पैसे आ जाए, सप्लाई हो गई है। अच्छा इसने 18% कहीं लिखा है, कहीं 22 लिखा है, हम सिर्फ फिगर्स को देख रहे हैं क्योंकि हमने अपना प्रोग्राम करना है। सर समझ आया, हमने अपने तरीके से चलना है। सप्लाईज टू एन अनरजिस्टर्ड कॉटेज इंडस्ट्री, सर न इस सप्लाई है, अच्छा जी ये जो भी कह ले, हमने 18% ही चार्ज करना। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ये जीरो रेटेड है भाई। जैसे ही मैंने ये देखा दिमाग में ये है कि यहां पर अपोर्शनमेंट भी होगी, ठीक हो गया। सप्लाई ऑफ गुड्स टू अनरजिस्टर्ड रिटेलर ऑपरेटिंग इन, लो जी अनरजिस्टर्ड बंदे को सप्लाई की है, फर्दर टैक्स लगेगा जी, बिल्कुल लगेगा। अच्छा जी एडिशनल इंफॉर्मेशन इन, ये कहता है इंश्योरेंस क्लेम सेटल हो गया था जब डिस्पोजल ऑफ राइट ऑफ द कंसाइनमेंट टू द इंश्योरेंस कंपनी। आपने वो जो आइटम जो खराब हुई है, जो चीज रॉ मटेरियल जो डिस्ट्रॉय हुआ है, वो आपने इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया और आपने उससे कितने पैसे ले लिए? 1068 ले लिया। तो सर ये सप्लाई है, सप्लाई होगी तो आउटपुट टैक्स चार्ज होगा। उसके बाद है एडिशनल इंफॉर्मेशन, टैक्सेबल सप्लाईज प्लेज्ड विद द बैंक, taxable supplies pledged with the bank were sold in an auction for rupees 535 to settle a debt of 550 owned by, सर जी 5,35,000 रुपए की ऑक्शन में बेची, 5.5 लाख के डेट को खत्म करने के लिए सेलिंग प्राइस 575 थी। आपने हमेशा फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है, फेयर मार्केट वैल्यू 575। इसका ताल्लुक आउटपुट से है। 13 फरवरी को BS एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद रोशन टू परचेज गुड्स, इसने चीजें खरीदनी थी 6,35,000 रुपए की, गुड्स अवेलेबल हो गई थी 18 फरवरी को, लेकिन इसने 2 फरवरी को वसूल की। सर इनपुट क्लेम करेगा कि नहीं करेगा? सर जब चीजें अवेलेबल हो गई थी तो सप्लाई हो गई थी, सप्लाई हो गई थी सर, तो भाई सप्लाई हो गई थी तो उसने आउटपुट चार्ज कर दिया है, आप इनपुट क्लेम कर लो। यार जिसने बेचा अगर वो आउटपुट चार्ज कर ले तो आप उसके अगेंस्ट इनपुट क्लेम करेंगे। सर गुड्स 4,25,000 CEO ने यूज कर लिया अपनी राय से, पुट टू प्राइवेट यूज, सप्लाई है, मुक गया सवाल।
बहुत पुराना सवाल तो नहीं है सर, ये पिछली अटेम्प्ट का सवाल है, 15 मार्क्स का सवाल है सर। अब अगर आप इस तरह के हलवे जो हैं वो भी हल ना करें तो फिर आपकी ज्यादती है। बिल्कुल सिंपल सवाल, आ जाएं इसी फॉर्मेट पर जो मैंने आपको सिखाया है, करते हैं सर। सर जी नाम क्या है? बिलाल एंड सन्स। कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स पेबल। टैक्स पीरियड कौन सा है? फरवरी 2025। यहां पर लिखा आउटपुट टैक्स, लो भैया वर्किंग नंबर 1, आउटपुट टैक्स। वर्किंग नंबर 1 आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स है सर जी, एडजस्टमेंट देखना शुरू करें। टैक्सेबल सप्लायर्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, जी सर कितना है? 1185। फिर उसके बाद टैक्सेबल सप्लायर्स टू एसोसिएट, सर जी ये 7 लाख है लेकिन 30% डिस्काउंट है, यानी असल में 70% है। और पॉइंट समझ आ रहा है? ये कितना हो गया? इंश्योरेंस क्लेम फॉर अ रॉ मटेरियल डिस्ट्रॉयड, जी इंश्योरेंस क्लेम फॉर अ रॉ मटेरियल डिस्ट्रॉयड। सर जी नोट 2 ये कह रहा है कि आपने इंश्योरेंस कंपनी को ये राइट भी दे दिया था कि वो डिस्पोज कर दे। बेसिकली ये सप्लाई हो गई है 1068,000। उसके बाद है एडवांस रिसीव फॉर गुड्स टू बी डिलीवर्ड टू हमीद। सर जी आपने एडवांस वसूल कर लिया हमीद एंड सन्स, कितना है? 645,000। सप्लायर्स टू अनरजिस्टर्ड कॉटेज इंडस्ट्रीज, 980,000। उसके बाद आ गया एक्सपोर्ट, ये यहां पर नहीं आना। उसके बाद है सप्लाई ऑफ गुड्स टू अनरजिस्टर्ड रिटेलर, सर जी सप्लाइड टू अनरजिस्टर्ड रिटेलर, कितना? 395,000। समझ गए? पूरा मैंने सवाल प्लेस कर दिया। अब नीचे एडजस्टमेंट में देखता हूं कोई आउटपुट से रिलेटेड एडजस्टमेंट तो नहीं है। सर जी टैक्सेबल सप्लाईज प्लेज्ड विद द बैंक वाज सोल्ड 535 की, डेट सेटल करना था 550 का। सेलिंग प्राइस कितनी थी? ऑक्शन 575। और लास्ट में गुड्स वैल्यूड एट 425 वर यूज्ड बाय द सीईओ एट हिज सप्लायर। ये भी पुट टू कितना है सर? 425। हाँ भाई हो गया, टोटल करें।
अजायरन 6273। अच्छा, अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो या आप थोड़े ये सोच रहे हो कि गलती ना हो जाए मैं टोटल करूं, तो यहाँ पर टोटल रोक के आप इनपुट करें और फिर उसके बाद प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट करके अपोर्शनमेंट से पहले भी टोटल कर सकते हैं, मर्जी है। मुझे लगा कि इसमें कोई और एडजस्टमेंट है ही नहीं, पक्का ही बात है, तो मैंने कहा काम मुकाएं। टैक्स एट द रेट ऑफ 18%। जी 992929 डन हो गया। अच्छा जी, ये वर्किंग नंबर 1 आ गया। वर्किंग नंबर 2, इनपुट टैक्स। वर्किंग नंबर 2 क्या है? इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स की बात अब कर लेते हैं सर। इनपुट टैक्स के लिए हमें पहले, जी सर बताइएगा। रॉ मटेरियल परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स, टू 2900। रॉ मटेरियल परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, क्रस्ट की डिस्क्रिपेंसी नहीं कंसीडर करेंगे। सलमान एंटर ये सस्पेंड हो गया, इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। बिल्डिंग मटेरियल भी कंसीडर नहीं करेंगे। टैक्स अनरजिस्टर्ड को भी कंसीडर नहीं करेंगे। मशीन को भी कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये तो कुछ भी नहीं है, तो एंड पे रह क्या गया? एक एडजस्टमेंट नीचे भी है सर। कौन सी है सर? रोशन एंटरप्राइज। जी बताइएगा कितना है? 635,000। इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है? लो सर, इसको टोटल कर दीजिए। 3535, टैक्स एट द रेट ऑफ 18%। 6363। अच्छा जी, अब तीसरे नंबर पे जरा प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट को भी निबेड़ लें जरा। प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट कितना था? टैक्स एट द रेट ऑफ 18%। जी डन हो गया। लो सर, मैं आपके सामने एक ब्रांड न्यू सवाल कर रहा हूं जो पिछले अटेंड में आया है। कोई दिक्कत मुझे इसमें महसूस नहीं हो रही। ये हो गया, ये हो गया, ये वर्किंग 3 हो गई। अब वर्किंग नंबर 4 है। अच्छा, यहां पर लिखूंगा टैक्सेबल और यहां पर लिखूंगा एक्सपोर्ट। चूंकि 2 ही हैं, एग्जाम तो कुछ है नहीं। वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई बताइएगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई जी 6273,000। एक्सपोर्ट की क्या वैल्यू थी? 1 मिलियन। टोटल कितना हो गया? 7273,000। वैल्यू ऑफ सप्लाई के बाद आगे आ गया जी कॉमन इनपुट टैक्स। सर जी, कॉमन इनपुट टैक्स की फिगर यहां से उठाएंगे। 636
300 करें जरा। 6273,000 डिवाइड बाय 7273,000 मल्टीप्लाई बाय 636,300 जी 548812 1 million डिवाइडेड बाय 7273,000 मल्टीप्लाई बाय 636,300 जी 874। अच्छा जी बस जी। जब पहली 3 की उस वक्त गेम सारी एडजस्टमेंट कवर थी, अपोर्शनमेंट की, अब सिर्फ प्लेसमेंट रह गई है। अब सिर्फ प्लेसमेंट रह गई है। प्लान प्रॉपर्टी इक्विपमेंट भी है, वो भी टिका देते हैं सर। 360 इधर लिखा, 6273,000 डिवाइड बाय 7273,000 डिवाइड बाय 3,60,000 जी। थ्री पूरा। दूसरा भी कीजिएगा, 1 million डिवाइड बाय 7273,000 पूरा होना चाहिए ना। 49498 कर दूं? लो सर अब पूरा हो रहा है, डन हो गया। आ जाए, आउटपुट टैक्स कितना था? ये वाली फिगर थी सर जी बताइएगा। 1129,140। यहां पर लिखूं इनपुट टैक्स क्या होगा? लोअर ऑफ जी। ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं है, फॉर द पीरियड लिखो। सर कौन सी फिगर लेंगे? 548812 और कंपेयर किससे करेंगे? 90% ऑफ आउटपुट जी बताइएगा। 1129,140 का 90%, 1016,226। लोअर कौन सा है? 548812। जैसे ही मैंने ऊपर वाला लो लिखा, दिमाग में क्या आया? कैरेट फॉरवर्ड। तो चलो जी आगे चलते हैं। इनपुट टैक्स ऑन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट कितना है सर? ये 310,502 यही फिगर है ना? उठाए सर, 310,502 जी सर। अब जब मैं यहां पर पहुंचा तो मैंने कैलकुलेटर पे हिसाब लगाना है। 1129,140 में से 548812 और 310512 मोटा मोटा हिसाब जुबानी भी पता चल रहा है। 11 में से 8 निकालें, आंसर प्लस ही आना है। जब आंसर प्लस में ही आना है तो फिर एक काम करो, फर्दर टैक्स एट द रेट ऑफ कितना, किस अमाउंट पे लेंगे सर जी? ये जो अनरजिस्टर्ड को बेचा है 395,000 का 4%, 15800। लो सर ये आ गया। बस अब यहां पर आ जाएगा सेल्स टैक्स पेबल जी। सेल्स टैक्स पेबल जी बताइएगा। देखिएगा यही है। अच्छा लो सर अब क्या रह गया सर जी? एक्सपोर्ट रिफंडेबल। सर जी ये देखो, ये वाली दोनों आइटम्स, एट 7,488 प्लस 49,498 जी।
13698। यार 15 नंबर का सवाल और ये सवाल था, कोई एक एडजस्टमेंट भी आपको लगी कि ओहो ये क्या हो गया? इस दफा मुश्किल आएगा तो आप क्या समझ रहे हैं मैं सिर्फ ये सवाल करके आपको भेजने लगा हूं? जो इस बार जिस तरह का सवाल आना है एक वो भी कराना है। इस बार सवाल आना है सरमाया की तरह का, जो सरमाया वाला क्वेश्चन आया है इससे पिछली अटेम्प्ट में। ये पिछली अटेम्प्ट का सवाल है, उससे पिछले अटेम्प्ट में सवाल है सरमाया वाला। आपका 5 मिनट है, आप इसको नोट कर लें, इसको समझ लें, फिर वो वाला सवाल कराता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजी सेल्स टैक्स का ऑटम 25 को क्वेश्चन। Shams Associate owned by Shams is registered with the sales tax authorities as a manufacturer, importer, distributor. SA's tax manager is in the process of finalizing the sales tax return for the month of August 2025 and has provided the following computation together with the explanatory notes for your review. Input tax आ गया। Input tax में जनाब उसने परचेजेस फ्रॉम आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की है, रॉ मटेरियल कॉटेज इंडस्ट्री से खरीदा है, फिर 5000 परचेजेस हैं थर्ड स्केड्यूल आइटम की, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक कैश रजिस्टर है, फिर रॉ मटेरियल खरीदी है फॉर मैन्युफैक्चरिंग और एग्जाम्ड सप्लाईज, ओके। फिर ये जो एग्जाम्ड सप्लाईज के लिए खरीदी है भाई, इस पर तो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा। और ये जो परचेज फ्रॉम रॉ मटेरियल फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री है, इस पर भी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होता। और ये परचेज इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर है, इस पर अलबत्ता इसको प्लान प्रॉपर्टी इक्विपमेंट में लेकर जाएंगे और इसको परचेजेस में नहीं लेकर जाएंगे। डेबिट नोट है, सप्लायर ने इशू किए, सप्लायर ने आपने परचेज किया है, सप्लायर ने डेबिट नोट इशू कर दी। अच्छा, जब आपको सप्लायर ने डेबिट नोट इशू किया है, इसका मतलब है कि जो सप्लाईज आपने ली थी उसकी वैल्यू बढ़ गई है। बहरहाल इसका भी इंपैक्ट आएगा और हम इसको ऐड करेंगे। फिर उसके बाद आ गया आउटपुट टैक्स, टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड कस्टमर्स है, फिर अनरजिस्टर्ड एंड कस्टमर्स है। अनरजिस्टर्ड एंड कस्टमर्स, अच्छे जी, एंड कस्टमर का मतलब है कि इस पर 4% टैक्स नहीं लगना। सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स ऑन बोर्ड टू अ प्लेन एंड रूट टू लाहौर। अच्छा, वो वाला प्लेन जो लाहौर जा रहा है उस पर सप्लाई किया, अगर ये पाकिस्तान से बाहर जा रहा होता तो फिर तो ये जीरो रेटेड होती। बहरहाल ये टैक्सेबल ही है। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेबल गुड्स, सर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई होती है, आपको बताया हुआ है। सप्लाई ऑफ 5000 यूनिट्स परचेज फ्रॉम एबीसी टू अ रजिस्टर्ड सप्लायर, 5000 यूनिट्स रजिस्टर्ड सप्लायर को बेचे हैं। सप्लाई ऑफ इंपोर्टेड 1500 यूनिट्स ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड डीलर, 50% advance received from a registered customer for supply of taxable goods in September 2025. Output tax for the month, फिर further tax on supply to unregistered end consumer, फिर admissible credit आ गया, admissible credit आ गया। फर्दर टैक्स अनरजिस्टर्ड पर्सन का 4% उसने लिया हुआ है। मैंने आपको, अच्छा ये इसने सवाल में ये 1.63 का लिया है, जब उसने एंड कंज्यूमर कह दिया तो फर्दर टैक्स तो आना ही नहीं था। एडमिसिबल क्रेडिट इसने 2.86 लिया है, ये अपोर्शनमेंट की है। सवाल में उसने असल में ना आपको पूरी रिटर्न बना के दी है, वो कह रहा है भाई अगर तुम्हें कोई गलती लगती है तो इसको ठीक करो। अच्छा, फिर नोट्स हैं, नोट 1 है, नोट 2, 2 नोट्स हैं।
दो नोट से जी, दो नोट से। पहला नोट था ये 5000 यूनिट्स एबीसी से जो परचेज किया उसने, उसके बारे में कहा कि ये 5000 यूनिट्स, इस पर आपने इनपुट टैक्स क्लेम नहीं करना। सॉरी, ये 5000 यूनिट्स जो थे ये द कस्टमर रिटर्न, इसमें से 500 यूनिट्स रिटर्न हो गए थे और सारी रिक्वायरमेंट भी पूरी की गई थी जो लॉ की है। अब आपने डिस्ट्रॉय हुए हैं, रिटर्न क्यों हुए? अनफिट फॉर कंजम्पशन। जो डिस्ट्रॉय है उसकी पूरी वर्किंग आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो यहाँ पर अप्लाई होना था। बस इस ये एडजस्टमेंट ही देख रहा हूँ कि भैया इसका ताल्लुक तो आउटपुट से है, और आपको पता है आउटपुट चार्ज नहीं करेंगे जितनी गुड्स रिटर्न हुई हैं ड्यू टू डिस्ट्रॉय, और फिर उस पर इनपुट भी क्लेम नहीं होगा, तो इसका इम्पैक्ट इन दोनों पर आएगा। इंपोर्टेड गुड्स आर सब्जेक्ट टू टैक्स एट हायर रेट। जो इंपोर्टेड गुड्स है उस पर कितने % टैक्स लगना है? हायर रेट है तो भाई दो ही स्लैब्स हैं, या 18 है या 25 है, तो भाई 25% पर लगना है। ये वाली गुड्स की बात करेंगे, इस पर 25% पे टैक्स लगना। अनरजिस्टर्ड डीलर था, इसको उसने आपको ये खुद ही बता दिया कि भाई ये 25% टैक्स लगना है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। SA did not claim the sales tax invoice amounting to 0.9 million relating to March due to payment dispute. The dispute was resolved in August 2025. मार्च की पेमेंट डिस्प्यूट की वजह से उसने इनपुट टैक्स क्लेम नहीं किया और इनवॉइसेस मार्च की थी, तो आप इनपुट टैक्स 6 टैक्स पीरियड्स तक कर सकते हैं। मार्च की थी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सब 5 महीना इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। गुड्स वर्थ 0.8 मिलियन ऑन मैन्युफैक्चर था, ये उसने अपने बेटे के लिए ले लिया। सर ये सप्लाई हो गई, पुट टू प्राइवेट यूज सप्लाई होगी, सप्लाई होगी तो आउटपुट टैक्स चार्ज होगा। ऐसे रिप्लेस फॉल्टी गुड्स अंडर वारंटी, वारंटी वाली फॉल्टी गुड्स को उसने रिप्लेस कर दिया है। मार्केट वैल्यू इतनी थी, आपको पता है फ्री रिप्लेसमेंट जो है वो सप्लाई नहीं होती अगर अंडर वारंटी हो। तो यहाँ पर क्या कहना था हमने कि ये सप्लाई नहीं होगी। लो सर, सारी एडजस्टमेंट्स मैंने आपके साथ पढ़ दी। उसने कहा क्या है? प्रिपेयर अ रिवाइज्ड कंप्यूटेशन। भैया रिवाइज कंप्यूटेशन बनाए, बना लेते हैं सर। वर्किंग क्या करनी है? हम अपने स्टैंडर्ड तरीके से चलेंगे, हम अपने स्टैंडर्ड तरीके से चलेंगे। अच्छा, ये हमने चूंकि पेपर उठाया हुआ है, हम इसको खत्म कर देते हैं और यहां से वर्किंग शुरू करते हैं। नाम है शम्स, शम्स एसोसिएट्स। रिक्वायरमेंट क्या है? कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स लायबिलिटी। और टैक्स पीरियड क्या है? अगस्त 2025। लो सर, पहली वर्किंग तो हमने करनी होती है आउटपुट टैक्स की। वर्किंग नंबर 1 आ जाए जरा मेरे साथ, हम जरा वर्किंग नंबर 1 कर लें। दैट इज आउटपुट टैक्स की। सबसे पहले तो भाई रजिस्टर्ड पर्सन को कितना बेचा? 4.1 का, ये तो आ गया। अनरजिस्टर्ड पर्सन को आपने अपना काम करना है। ये वाला कॉलम सेल्स टैक्स इन मिलियंस है, लेकिन आपने इसको नहीं देखना। आपको जो मेथड हमने बताया आपने उसके मुताबिक करना है। अनरजिस्टर्ड पर्सन पर 18% टैक्स लगता है, 1.63 लिख दिया। सर जी, टैक्सेबल गुड्स ऑन बोर्ड प्लेन एंड रूट टू लाहौर। सप्लाई किया आपने प्लेन को जो जा किधर रहा है? लाहौर जा रहा है जी, 1.7 मिलियन। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेबल गुड्स फॉर प्रमोशनल पर्पस। ये फ्री डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है ये भी क्या हो जाती है?
सप्लाई हो जाती है 0.13। सप्लाई ऑफ 5000 यूनिट्स परचेज फ्रॉम एबीसी टू अ रजिस्टर्ड कस्टमर। ये जो इसने कहा है 5000, इसमें उसने खुद कह दिया कि 500 यूनिट डिस्ट्रॉय हो गए थे। जो डिस्ट्रॉय हो गए थे फिर उसको लेस कर देंगे ना, और इसकी रिटेल प्राइस ये इसने ऊपर बता दिया 1000 है, इंटू 1000 करेंगे सर जी कितना आ गया 4.5 मिलियन। ये मैंने यहां पर लिख दिया। सब अब याद रखिएगा ये वाली इस पर इसका इंपैक्ट इधर आना है, ये कनेक्टेड है आपस में। चूंकि 500 यूनिट्स जो खराब हुए हैं नोट 1 में जो लिखा हुआ उसका इनपुट पे भी इंपैक्ट आना है। ये देखिए इसका इंपैक्ट इनपुट पर भी आना है और आउटपुट दोनों पर आना है। लो सर आगे चलता हूं। इंपोर्टेड गुड्स सर जी, सप्लाई ऑफ इंपोर्टेड गुड्स टू अनरजिस्टर्ड डीलर। सर इंपोर्टेड गुड्स कितनी है 2.7 मिलियन। याद रखिएगा ये वो वाली इंपोर्टेड गुड्स हैं जिस पर 25% टैक्स लगना है। बहरहाल अभी एक बार पहले वैल्यू सप्लाई तो टोटल करनी ही पड़ेगी। एडवांस कितना है, अगर आपने एडवांस रिसीव कर लिया तो ये सप्लाई हो गई 1 मिलियन का एडवांस। सर ये सप्लाई हो गई। अच्छा जी, फिर उसके बाद अगर मैं एडजस्टमेंट्स की तरफ जाऊं तो पहला तो हो गया है, पार्ट नंबर 2 है हायर रेट पर लगना है, ये हमने पहले देख लिया है। उसके बाद है बेटे को गिफ्ट किया है 0.8 मिलियन का, पुट टू प्राइवेट यूज कितना है 0.8 मिलियन है सर। 0.08 मिलियन है जी सर, इसको ऐसे कर देते हैं। लो सर, मैंने जो आउटपुट की एडजस्टमेंट्स मुझे पता थी मैंने कर दिया, लेकिन जो मैंने आपको सिखाया अभी फौरी तौर पे इसको टोटल नहीं करना बल्कि चले जाना है वर्किंग नंबर 2 की तरफ जो है इनपुट टैक्स। अच्छा जी, रॉ मटेरियल खरीदा है फ्रॉम आजाद जम्मू एंड कश्मीर, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे क्या फर्क पड़ना है 11.87। फिर कॉटेज इंडस्ट्री से जो खरीदा है सर आपको पता होना चाहिए, कॉटेज इंडस्ट्री से खरीदेंगे उस पर तो इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। परचेज 5000 यूनिट्स ऑफ टैक्सेबल गुड्स लिस्टेड इन द थर्ड स्केड्यूल फ्रॉम एबीसीआर रजिस्टर्ड सप्लायर। जी ये थर्ड स्केड्यूल आइटम है। थर्ड स्केड्यूल आइटम में आपने इनपुट भी पूरा, थर्ड स्केड्यूल आइटम में आपने पूरा 5000 यूनिट्स हैं इंटू 1000, इसको 5 मिलियन पूरा यहाँ पर लेंगे। थोड़ा सा ऊपर लिखा गया है, मैं चाह रहा हूं कि इसको नीचे कर दो जरा, इसको ऐसे करके ये यहां पे कर दो। अच्छा जी, अलबत्ता यहां पर से परचेज जो डिस्ट्रॉय हुई है गुड्स डिस्ट्रॉय, उसका इनपुट टैक्स आपने क्लेम नहीं करना। वो कितनी हुई है 500 मल्टीप्लाई बाय 1000 तो बनेगा 0.5। आपने इनपुट टैक्स क्लेम नहीं करना, इसको साथ ही लेस भी कर दो। इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर इसको अलहदा करेंगे, ये प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट इसको परचेजेस में शामिल नहीं करेंगे। अच्छा जी, परचेजेस फॉर एग्जेम्प्ट गुड्स, इसको इग्नोर करेंगे, इस पे इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा। फिर रिसीव डेबिट नोट फ्रॉम द सप्लायर,
अच्छा, डेबिट नोट फ्रॉम द सप्लायर का मतलब है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई बढ़ गई है, यानी आप इस पर क्रेडिट नोट इशू करेंगे, 0.32 से वैल्यू बढ़ेगी, इसको प्लस करना है। अच्छा जनाब, इनपुट की ये एडजस्टमेंट्स हो गई। अब अगली एडजस्टमेंट, ये मैंने रिटर्न वाली एडजस्टमेंट भी कर दी। फिर आपने मार्च के महीने का इनपुट था, मार्च के महीने का इनपुट था जो क्लेम नहीं किया था, आप अब कर लेंगे। मार्च इनवॉइसेस कितना है? 0.9 मिलियन, इसको आप अब ऐड कर देंगे। ये वाली एडजस्टमेंट भी हो गई, ये वाली एडजस्टमेंट भी हो गई, ये वाली एडजस्टमेंट भी हो गई, और ऐसे रिप्लेस फॉल्टी गुड्स थी। अच्छा, ये फ्री रिप्लेसमेंट जो है, इसको यहां पर जरूर लिख दीजिए, लेकिन इसको कह देंगे जी इस पर आप आउटपुट चार्ज नहीं करेंगे। लो सर जी, इनपुट के हवाले से ये सारी बातें हो गई। इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर की बनाएंगे हम वर्किंग नंबर 3, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर, ये भाई अलग है, ये प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट की कैटेगरी में आएगा। ये वो आइटम है जिस पर आप इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं, टैक्स एट द रेट ऑफ 18%। तो 0.11 का 18%, 0.02। नहीं सर, ये आपका प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट हो गया। अब कोई एडजस्टमेंट आपकी रह तो नहीं गई? सर जी जरा इसको टोटल कीजिएगा, 11.87 प्लस 5 माइनस 0.5 प्लस 0.32 प्लस 0.9 जी। मार्च की इनवॉइसेस भाई कह रहे हैं कि मार्च की इनवॉइसेस, सर जी ये देखिए मार्च की इनवॉइसेस 0.09 नहीं है, 0.9 ही है। सेवनटीन पॉइंट 61, ये आपका आ गया टोटल। इस पर टैक्स कैलकुलेट कर देंगे एट द रेट ऑफ 18% जी। 17.59 है सर जी, एक बार कंफर्म कीजिए ना। 17.59 17.59 का 18% ले लीजिए। 3.1662 3.167 कर दें, सॉरी 17 कर दें, 3.17 कर दिया। ये मेरा टोटल इनपुट टैक्स आ गया। अच्छा जनाब, आउटपुट टैक्स की बात भी कर लेते हैं। 4.1 प्लस 1.63 प्लस 1.7 प्लस 0.13 प्लस 4.5 प्लस 2.7 प्लस 1 प्लस 0.08 जी। $15.84। यहां पर इतनी सीधी बात इसलिए नहीं है चूंकि एक आइटम इसमें ऐसी है जिस पर क्या लगना है, 25% लगना है। तो भैया इस तरह करते हैं कि 2.7 पर 25% और 15.84 माइनस 2.7 पर
18% का टैक्स लगाते हैं। जी बताइएगा। 2.7 का 25% और 15.84 माइनस 2.7 7 ये 18% है। 2.37 और ऊपर वाले का 2.7 का 25%। 0.68 ये राउंड ऑफ किया। 0.6 75 है 7.868 0.68 कर लूं। Yes, चलो जी 0.68 कर लिया। टोटल कितना हो गया? 3.05। लो सर, अब एक सवाल ये पैदा होता है कि जो बच्चा रूटीन में सवाल कर रहा होगा फौरन सोचेगा सर अपोर्शनमेंट। भैया इनपुट टैक्स हो, पहली शर्त है। दूसरी शर्त है कि एक से ज्यादा टाइप की सप्लाईज हो। अब अगर सप्लाई सिर्फ टैक्सेबल है तो फिर अपोर्शनमेंट की तो कोई तुक ही नहीं बनती। लो सर, सवाल यहां पे मुकम्मल हो गया है। आउटपुट टैक्स मुझे बताइएगा कितना बन रहा है? 3.05। इनपुट टैक्स जी कोई ब्रॉड फॉरवर्ड है? कोई ब्रॉड फॉरवर्ड है? तो इसका जवाब है भाई कोई ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं है। तो भाई फिर अगर ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं है तो फिर बस फिर फॉर द पीरियड ले लेंगे 3.17। ब्रॉड फॉरवर्ड नील है, फॉर द पीरियड है 3.17। इसको टोटल करेंगे ये आएगा 3.17। 90% ऑफ 3.05 कीजिएगा। 2.74 हम कौन सा लेंगे? लोअर। जैसे ही 2.74 यहां पर लिखा जेन में फौरन आया कि भैया इनपुट टैक्स कैरिड फॉरवर्ड होना है। 3.17 माइनस 2.74 जी 0.43 ये इनपुट टैक्स कैरिड फॉरवर्ड हो गया। अच्छा जी, फिर उसके बाद आ गया इनपुट टैक्स ऑन ये जो वर्किंग नंबर 3 मैंने की थी, क्या था ये? इलेक्ट्रिक कैश रजिस्टर है जी सर। कितना था इसका? 0.11 मिलियन था। 0.02 था। 0.02 जी सर। 0.29 अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ गया फर्दर टैक्स। अच्छा, आपको पता है फर्दर टैक्स देखने से पहले हमने ये देखना होता है 3.05 में से 2.74 लेस किया और 0.02 लेस किया। अगर यहां से प्लस आएगा तो फिर फर्दर टैक्स हमें ऊपर ही लिखना होता है। तो सर यहां पर फर्दर टैक्स एट द रेट ऑफ 4%। जी बताइएगा। अब सवाल ये फर्दर टैक्स किस पर लगना है? बड़ी ध्यान से, क्योंकि भाई ये देखो ये जो एंड कंज्यूमर था इस पर तो नहीं लगना। ठीक हो गया। अलबत्ता ये जो इसने कहा ना सप्लाई ऑफ इंपोर्टेड 1500 यूनिट्स ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू अर्न जिसे 2.7 इस पर फर्दर टैक्स लगना है। 2.7 का 4% ले लीजिए। 2.7 का 4% बताइएगा। 0.11 का फर्दर टैक्स ऐड करेंगे, यहां पर आ जाएगा सेल्स टैक्स पेबल। 0.4 जी कंफर्म कीजिए भैया। 0.02 plus 0.11 0.4 आ रहा है। 0.4 सर जी ये हमारा
सेल्स टैक्स पेबल है यहाँ, और ये हमारा इनपुट टैक्स कैरिड फॉरवर्ड है। इस तरह से ये सवाल करना था। मैंने आपको शम्स एसोसिएट ऑटम 25 पास पेपर क्वेश्चन नंबर 6 करवा दिया। इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।